वहीम। वेलकम चैनल वहीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो टॉपिक है थर्ड स्केड्यूल के ऊपर ऑलरेडी 3-4 लेक्चर हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चन थे कि हमें एक एग्जांपल के थ्रू बता दें कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन करनी है। तो लास्ट जो लेक्चर था वो भी वाइट बोर्ड पे था, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन हैं कमेंट्स बुक पे। लास्ट लेक्चर पे भी काफ़ी लोगों ने मेंशन किया। उसके बाद कुछ लोगों के मैसेज भी आए कि थर्ड स्केड्यूल के ऊपर एक एग्जांपल दे दें। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हमने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ड्रा की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल गुड्स में क्या होता है। नॉर्मल गुड्स में एक मैन्युफैक्चरर है, ये लेट्स से एक मैन्युफैक्चरर है पार्टी 1, डिस्ट्रीब्यूटर है पार्टी 2 और रिटेलर है जो कि एंड कस्टमर को आगे बेचता है पार्टी 3। तो लेट्स से ये प्रोडक्ट ए है, 1 लाख का इसकी वैल्यू है, 17% जीएसटी है, यानी कि डिफ़ॉल्ट रेट हमने लिया है इसको, यानी कि उसका हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और लेट्स से इसके पास 10,000 इनपुट टैक्स अवेलेबल है। तो क्या होगा कि ये 7,000 जो रिमेनिंग है आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस होगा वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब उसके बाद आता है कि ये चीज़ आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर इसमें 10,000 वैट ऐड करता है, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैट ऐड कर लेता है, वैल्यू एडिशन करता है। और फॉर एग्जांपल 1,10,000 के ऊपर जो 17% बनता है, लेट से हम यहाँ पर कैलकुलेट करें 1110 के ऊपर ये जो 17% है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये फिगर बनती है 18,700। अब इनपुट टैक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, उस पार्टी का आउटपुट टैक्स इसके लिए इनपुट टैक्स। ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा और ये इनपुट है। तो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो क्या होगी, 1,700 रुपया जो है हम पे कर देगा वो गवर्नमेंट को। ये पे टू FBR है। अब रिटेलर के पास आते हैं। रिटेलर क्या करता है, 1,10,000 की चीज़ लेता है, उसमें वो भी 1,10,000 उसमें यानी 10,000 उसमें ऐड कर लेता है। ये भी क्या करता है, 10,000 ऐड करता है। तो 1,20,000 के ऊपर 17% लेते हैं, तो ये फिगर बनती है 20,400। अब इसके लिए इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट टैक्स, इसका इनपुट टैक्स। तो ये तकरीबन जो बाकी वैल्यू 2,700 रुपया है, ये क्या होगा, ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। इस तरीके से जो नॉर्मल गुड्स है उसकी कैलकुलेशन होगी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने आगे चीज़ सेल की डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ वैल्यू ऐड की, फिर रिटेलर ने कुछ वैल्यू ऐड की, और हर स्टेज पे जो जहाँ से चीज़ आ रही है सप्लाई चेन में, उसका जो आउटपुट टैक्स है अगली पार्टी का इनपुट टैक्स बनता जाएगा। और वैल्यू एडिशन के ऊपर अगर आप देखें 10,000 के ऊपर 17% लें 1,700, इसी तरीके से 1,20,000 के ऊपर आप 17% लें तो 2,700। इस तरीके से जो जो वैल्यू एडिशन ऐड हो रही है उसके ऊपर क्या हो रहा है, टैक्स पे किया जा रहा है। सॉरी, ये 2,700 नहीं है, 1,700 है। तो 10,000 जो वैल्यू एडिशन है, अगर आप देखें इसमें कॉमन चीज़ एक ही है कि 10,000 के ऊपर 17% ले तो 1,700 बनता है। ठीक है, इसने भी 10 जो वैल्यू एडिशन की है उसके ऊपर टैक्स। सिंपल लॉजिक है कि 10,000 के ऊपर जो वैल्यू एडिशन 5,000 कर रहे हैं तो उसका 17%, 20 कर रहे हैं तो उसका 17, तो जो वैल्यू एडिशन हो रही होगी उसका 17% सप्लाई चेन के अंदर तीनों पार्टीज पे करेंगे। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्केड्यूल के अंदर। तो ये आपके सामने है, इसी प्रोडक्ट को अगर 1,00,000 की प्रोडक्ट है, 17,000 उस पर GST है यानी कि आउटपुट टैक्स है, और 10,000 इनपुट टैक्स है, तो पेबल टू FBR क्या हो जाएगा, 7,000, यानी कि इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। अब ये वैल्यू थी जो थर्ड स्केड्यूल के अंदर, ये वो वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर एक चीज़ ट्रेड हो रही है। थर्ड स्केड्यूल में एक चीज़ याद आपने रखनी है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एंड प्राइस जो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड होगी उसके ऊपर GST पे कर दिया जाएगा। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि ये जो 1,00,000 है, इसकी अगर नॉर्मल कंडीशन में हम लें तो 1,00,000 के ऊपर 17% लें तो 1,17,000 बनता है। लेकिन इस केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि 1,00,000 जो ये वैल्यू थी जो बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है विदाउट टैक्स वैल्यू 17,000 और 1,17,000। अब ये 1,00,000 के ऊपर टैक्स है, लेकिन मैन्युफैक्चर क्या करता है, इस चीज़ को कितने की सेल करता है, 1,00,000 की सेल नहीं करता, वो उसको सेल करता है 90,000 पे। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट
90,000 की रिसीव होती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई 90,000 की, अब उसके पास मार्जिन है 10,000 का, मतलब वो मार्केट में प्रिंटेड प्राइस है 1,00,000, उसको रिसीव होती है 90,000। इसको हम बोलते हैं ट्रेड मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट जिसको कहा जाता है। तो उसके पास कितना डिस्काउंट है? 10,000 का। वो क्या करता है, इसी प्रोडक्ट को सेल कर देता है 95,000 की। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस केस में जीएसटी हर केस में आप देखें, इस एग्जांपल में हर केस में जब भी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट ऐड होती है, वैल्यू एडिशन ऐड होती है, तो जीएसटी चेंज हो रहा है, आउटपुट टैक्स चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी चेंज नहीं होगा। जितना आउटपुट टैक्स होगा उतना ही इनपुट टैक्स। क्यों कि आउटपुट टैक्स जो है वो जीएसटी बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है, इससे ज़्यादा हम सेल कर ही नहीं सकते। मतलब 1,00,000 की प्राइस अब फिक्स है, कोई वैल्यू एडिशन ऐड नहीं हो सकती। जो प्राइस जिस पे सेल होना है टैक्स दे दिया गया है। अब फाइट कहाँ पे हो रही है? ट्रेड मार्जिन के ऊपर। 90 की ली, 90 की बेची, यानी कि रिसीव की कॉस्ट थी 95,000 की, आगे भेज दी। छोटा सा प्रॉफिट लॉस अगर बनाए तो होगा क्या, 95,000 की डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेल थी और 90,000 की कॉस्ट थी, तो 5,000 इसका जीपी था। ठीक है, अब रिटेलर के पास गई, तो रिटेलर कितने की सेल करेगा? 1,00,000 की। इनपुट टैक्स, फिर जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों सेम होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि एंड पे जाके जब आप कस्टमर को चीज़ मिलेगी तो उसके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होगी, वही रिटेलर की कॉस्ट सेल वैल्यू होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि सारी स्टेजेस पे जो आउटपुट टैक्स है वो भी सेम है और इनपुट टैक्स भी सेम है। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर के केस में डिफरेंस आएगा कि आउटपुट टैक्स डिफरेंट होगा, इनपुट टैक्स डिफरेंट होगा। बाकी जितने भी सप्लाई चेन है उन सब में आउटपुट टैक्स भी सेम होगा, इनपुट टैक्स भी सेम होगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्केड्यूल की आइटम भेज रहे हैं तो फिर तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 0% है। लेकिन अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 70-80% जो थर्ड स्केड्यूल की हैं और अदर देन थर्ड स्केड्यूल भी आप सेल कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी लाइबिलिटी 0% होगी। एक ऐसा आर ओ है 647, ऐसा आर ओ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 647, उसको स्टडी करें। उसके अंदर कुछ कंडीशन अवेलेबल हैं कि अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड हैं और आपकी जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ थर्ड स्केड्यूल की हैं, तो रिटर्न के अंदर जाके वो एक ऑप्शन आती है जो 8B वाली, उसको सेलेक्ट करें तो आपका जो लाइबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी, नॉट पेएबल। लेकिन अगर आपका 70-80% थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, 20 या 30% अदर है, फिर भी आप उसको सेलेक्ट करें तो आपका पेएबल ज़ीरो है। लेकिन अगर आपकी 25-30% थर्ड स्केड्यूल है, यानी कि लेस देन 50% है, और दूसरी प्रोडक्ट भी आप सेल कर रहे हैं, तो फिर आपका 90% एडजस्ट होगा और 10% आपने पे करना है। ये भी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे लास्ट लेक्चर में, इस चीज़ को हमें समझ नहीं आई, तो इसी में मैं क्लियर कर दूं कि SRO देखें, स्टडी करें 647, उसमें क्लियरली मेंशन है कि किन लोगों की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो ज़ीरो होगी और किन लोगों का 10% एडजस्ट होगा, यानी कि 90% पे होगा और 10% वो पे करेंगे, 90% एडजस्ट होगा और 10% पे करेंगे, तो उसमें मेंशन है। तो उसमें एक कंडीशन है कि अगर सिर्फ सिर्फ थर्ड स्केड्यूल है तो ज़ीरो लाइबिलिटी, अगर 70+ प्लस आपकी सेल थर्ड स्केड्यूल की फिर भी लाइबिलिटी ज़ीरो, अगर इससे कम है यानी कि 50 से कम है तो फिर सिस्टम आपकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा और उसको आप इवन वो सिलेक्ट भी कर लेंगे 8B वाली ऑप्शन, तो फिर भी 90% वो एडजस्ट करेगा और 10% आपको पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में इस एग्जांपल के बाद आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि थर्ड स्केड्यूल की जो आइटम है वो किस तरीके से वर्क करती हैं और नॉर्मल आइटम किस तरीके से वर्क करती हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।